ठीक है, जय हिंद क्लास। मेरा नाम एसपी चौधरी है, पर स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का है और वो है भारत के मानसून से संबंधित। फिर से सुन लीजिए, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मानसून से संबंधित है और मानसून का भारत में सीधे सीधे फर्क जाता है भारत में होने वाली बारिश पर। तो जो मानसून है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, इलेक्ट्रिक मीडिया से देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि इस बार मानसून ठीक ठाक था इसलिए बारिश भी ठीक होगी। कई बार आप ये सुनते हैं कि मानसून इस बार थोड़ा लेट उठा है इसलिए भारत में बारिश भी कम होगी या देरी से होगी। तो एक्चुअल में मानसून है क्या, इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानसून टॉपिक पर पहुंचने से पहले कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिन पर हमें काम करना है और उन्हें सीखना है। तो सबसे पहले हम मानसून पर न जाकर के कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो हमें मानसून को समझाने में सहायता करेंगे, हम उनको समझ लेते हैं। देखिए गाइस, इधर ये पृथ्वी और पृथ्वी पर सबसे बीच में एक रेखा खींची हुई है जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। ये नॉर्थ पोल का क्षेत्र है और ये साउथ पोल का क्षेत्र है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो भूमध्य रेखा है उसने पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है, उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में। अब इस भूमध्य रेखा को सापेक्ष मानते हुए कुछ इस तरीके की लाइंस खींची गई हैं उत्तर की तरफ, बिल्कुल इस तरीके से, और कुछ ऐसी ही लाइन जिस तरीके से मैं आपको उत्तर गोलार्ध में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात कर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से कुछ रेखाएं इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है। तो ये वाली जो रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है, हिंदी में इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें 90 रेखाएं नॉर्थ में खींची हुई हैं और 90 रेखाएं साउथ में खींची हुई। एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के फिजिकल को सही से समझने के लिए, पृथ्वी के फिजिकल को सही से समझने के लिए, पृथ्वी के फिजिकल को या क्षेत्रफल को सही से समझने के लिए हमने पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची हुई हैं जिसमें 90 रेखाएं उत्तर दिशा में हैं और 90 रेखाएं दक्षिण दिशा में हैं। अब जो 90 रेखाएं उत्तर दिशा में हैं इनमें से जिस तरीके से हम इस भूमध्य रेखा से 1 2 3 4 5 6 करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जो रेखा खींची हुई है वो लगभग 23 डिग्री पर, एग्जैक्ट जो फिगर है वो है 23.5 डिग्री और ये नॉर्थ में है। इस रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा। ठीक उसी प्रकार जब हम 1 से लेकर के 90 तक साउथ में जा रहे होते हैं भूमध्य रेखा से, तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जो रेखा खींची हुई है इस रेखा को नाम दिया गया है मकर रेखा। एक बार फिर से सुन लेंगे, इक्वेटर के 90 डिग्री तक जाते समय हमें 23rd के लगभग एक ऐसी रेखा मिलती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक रेखा साउथ में है, 23वीं रेखा पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें मिलेगी कर्क रेखा। ये भी 23.5 डिग्री पर है लेकिन ये साउथ में आती है। फिर से सुन लीजिए, ये 23.5 डिग्री साउथ में आती है और इसका नाम है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी जो हम समझ रहे हैं यहां पर वो सिर्फ इतना है कि मानसून तक कैसे पहुंचा जाए। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपकी क्लास को मानसून तक लेकर के जाएंगे। इसके लिए आपको इस फिगर को थोड़ा सा फिर से समझना होगा कि कर्क रेखा से लेकर के भूमध्य रेखा तक का जो बीच का क्षेत्र है इस क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लें, इस क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जो ITCZ का क्षेत्र है पूरी की पूरे पृथ्वी पर या पूरी की पूरी दुनिया में ITCZ ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिस पर सूर्य की किरणें साल में कभी ना कभी, फिर से सुन लीजिए, पूरे साल में कभी ना कभी सूर्य की किरणें सीधे इस रेखा पर गिरती हैं जो कि ITCZ के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह हुआ कि साल में सूर्य कभी न कभी इस रेखा पर जरूर अपनी लंबवत किरणों को गिरा रहा होगा या परपेंडिकुलर सूर्य की जो रेजेस हैं वो इस रेखा पर गिर रही होंगी। ठीक उसी प्रकार से
साल में कभी न कभी सूर्य इस रेखा तक पहुंच रहा होगा जिसको हम बोलते हैं पिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। तो ITCZ का जो एरिया है वो इस कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो ITCZ के अंतर्गत आता है या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के अंतर्गत आता है। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है और वो है उष्ण मानसूनी। फिर से सुन लीजिए, इसको नाम दिया जाता है उष्ण मानसूनी जलवायु। तो आप जैसा कि सब लोग जानते हैं पहले से ही कि ये वाली जो रेखा है, जिस कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं, ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। मतलब ये है कि जो भारत है वो इस रेखा पर स्थित है यहां पर। और आपको पता है कि ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो कर्क रेखा तक है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत भी ITCZ पर ही स्थित है। मतलब कि भारत भी उस क्षेत्रफल में आता है जिस क्षेत्रफल में कभी न कभी सूर्य की किरणें पूरे साल में कभी भी पूरे साल में एक बार लंबवत गिरती हैं कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और भूमध्य रेखा पर। तो भारत भी उसी एरिया में आता है। इसका मतलब ये होगा कि साल में कोई ना कोई टाइम तो ऐसा जरूर होगा जब भारत में भी सूर्य की किरणें लंबवत गिर रही होंगी। और आपको पता है कि अगर भारत में भी सूर्य की किरणें लंबवत गिर रही होंगी तो साल में कोई ना कोई कुछ न कुछ दिन के लिए या महीने के लिए समय ऐसा जरूर होगा जबकि भारत का क्षेत्र गर्म हो चुका होगा। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी तो उस क्षेत्र को गर्म कर देंगी, वहां का टेम्परेचर या तापमान ये बढ़ा देंगी। हमने इसको डिस्कस किया। इसमें आपको जो जरूरी पॉइंट्स याद रखने थे वो ये थे कि लगभग 23.5 डिग्री या 23 डिग्री के लगभग नॉर्थ में कर्क रेखा तक और 23 डिग्री के लगभग साउथ में मकर रेखा तक सूर्य की किरणें हमेशा शिफ्ट होती रहती हैं। तो मैं हर बार इतनी लाइंस नहीं बोलूंगा कि सूर्य की किरणें शिफ्ट होती हैं या मूव करता है। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि जो ITCZ है वो कहां पर शिफ्ट होता है और कहां पर नहीं होता है। तो ITCZ उत्तर में कहां तक जाएगा, कर्क रेखा तक, और ITCZ दक्षिण में कहां तक जाएगा, मकर रेखा तक। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र उष्ण जलवायु के अंतर्गत या उष्ण मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है भारत भी इसी में है। तो भारत की जो जलवायु होगी या भारत का जो मानसून होगा वो कैसा होगा, उष्ण मानसूनी होगा। फिर से सुन लीजिए क्लियर, भारत का जो मानसून होगा या भारत की जो जलवायु होगी वो किस प्रकार की होगी, उष्ण मानसूनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है मानसून की। देखो, मानसून कुछ ऐसी समुद्री हवाओं को कहा जाता है या समुद्र के किनारे चलने वाली कुछ ऐसी पवनों को मानसून कहा जाता है जो बारिश करने की क्षमता में परिवर्तन कर देती हैं और बारिश करने की दिशा में परिवर्तन कर देती हैं कि कौन से क्षेत्र में बारिश होगी, कौन से क्षेत्र में बारिश नहीं होगी, या बारिश होगी तो कितने सेंटीमीटर तक होगी, ज्यादा से ज्यादा कितने तक जा सकती है, कम से कम कितने तक रह सकती है। ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं मानसून के द्वारा। तो एक लाइन में फिर से हम खत्म कर लेते हैं कि मानसून समुद्र के किनारे चलने वाली ऐसी पवनों को कहा जाता है जो बारिश करने की क्षमता में और बारिश करने की दिशा में परिवर्तन उत्पन्न कर देती हैं, वो मानसून कहलाता है। अब जो भारतीय मानसून है, जितनी भी भारत में बारिश होती है उस बारिश का लगभग 90% जो भाग है, फिर से सुन लीजिए, भारत में होने वाली बारिश का लगभग 90% जो भाग है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। फिर से सुन लें, भारत में जितनी भी बारिश होती है उस बारिश का लगभग 90% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। अब आपने जो ये ITCZ समझा था या मानसून तक आने के लिए जो स्टेप के बारे में हम बात कर रहे थे, आप इसको हमेशा अब ध्यान में रखेंगे जब तक ये क्लास प्रॉपर चलेगी उस समय तक। तो भारत का मैप आप सब लोगों ने देखा है। आर्ट मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा कि मैं इंडिया के मैप की बात कर रहा हूं। इस तरीके से भारत में ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी भारत है, ये वेस्ट है पश्चिम में, ये भारत का नॉर्थ है जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये भारत का साउथ का क्षेत्र है या दक्षिण भारत कहा जाता है पर केरल और तमिलनाडु।
अब आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं उनकी समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा कि गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि गांव क्षेत्र में भबूड़े बन रहे होते हैं, जिन्हें बच्चे कहते हैं कि ये भूत है। जो भबूड़े हैं कभी आपने सर्दियों में बनते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो तभी बढ़ते हैं, तभी बनते हैं जब गर्मी बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि भबूड़े बनने लग जाते हैं, हवाएं धीरे धीरे घुमड़ा करके ऊपर जाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, उसे भी छोड़ दीजिए, आप लोगों ने रूम में एग्जॉस्ट फैन लगे देखे होंगे। जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं रूम में, वो हमेशा छत के पास में लगाए जाते हैं। कभी आज तक आपने नहीं देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन नीचे लगा है। कारण इसका यही होता है कि छत के पास में एग्जॉस्ट फैन को लगाया जाता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करती हैं और ऊपर उठ करके वो छत से टकराती हैं और उस एग्जॉस्ट के जरिए वो उस कमरे से या रूम से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये था दोनों इन एग्जांपल्स का कि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं। जैसे ही वायुदाब कम होता है, तापमान बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने से वायुदाब कम होगा और गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देंगी। तो अब गर्म हवाएं ऊपर उठना शुरू करेंगी तो ITCZ जरूर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ITCZ ही तो इस क्षेत्र को गर्म कर रहा था जो सूर्य के बीच का क्षेत्र था, और भारत भी इसमें आता है। आप सबको पता है जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से, देखो आपको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, ये वाली जो रेखा है, मैं अगर इस वाली रेखा को यहां पर खींच दूं तो आपकी समझ में तो आ जाएगा कि हम इसी की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की या कर्क रेखा की। सुनिए, अब ITCZ मतलब कि मैं ये कहूं कि ITCZ कर्क रेखा पर आ गया, इसका मतलब यही तो हुआ सूर्य की स्थिति है वो इस जगह पर है, कर्क रेखा पर। फिर से सुने, यहां पर देखें, सूर्य अगर ITCZ पर कर्क रेखा पर है तो यह माना गया है यहां पर कि अब भारत की इस जगह पर सूर्य की स्थिति है। मतलब कि सूर्य उत्तर की तरफ, या ऐसे कह लीजिए कि जो ITCZ है वो शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ की तरफ, और जैसे ही नॉर्थ की तरफ ITCZ शिफ्ट होगा, यहां वाला जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। और जब ये तापमान बढ़ना शुरू करेगा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान वाले क्षेत्र में ये थार मरुस्थल की जमीन है, और थार मरुस्थल तापमान के बढ़ने के कारण, रेतीली जमीन होने की वजह से वो क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और गर्म अगर ये क्षेत्र होगा, आप पहले ही सुन चुके हैं कि भट्टे गर्मी में बनते हैं, एग्जॉस्ट फैन को भी ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही तापमान यहां बढ़ने लगेगा, इस क्षेत्र की जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगी। और प्रकृति का ये नियम है कि कोई भी जगह वातावरण में बिना वायु के तो रहेगी नहीं। अगर वायुदाब कम हुआ है, वायु धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है, तो यहां पर कहीं ना कहीं से तो गर्म हवाएं आएंगी। अब गर्म हवाएं आने का जो स्पेस है यहां पर, या तो यहां पर गर्म हवाएं ऊपर उठने की वजह से ठंडी हवाएं पहुंचनी है, ये हवाएं या तो इस जगह से पहुंचेंगी जो अरब सागर का क्षेत्र है, या फिर ये हवाएं कहां से आ सकती हैं, आप सबने लोकेशन को देखा होगा, ये बंगाल की खाड़ी है, या तो बंगाल की खाड़ी से यहां पर हवाएं पहुंचनी होंगी, या फिर जो हवाएं पहुंचेंगी इस वाले क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में, वो अरब सागर से पहुंचेंगी। और दिशाएं मैंने इसीलिए आपको बताई थी कि ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, और इसी की तो हम बात कर रहे थे कि भारत का जो मानसून है वो किस प्रकार का है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो भारत में होने वाली बारिश का लगभग 90% भाग अपने हिस्से में रखता है। तो यहां वाला जो क्षेत्र है अरब सागर वाला, कहने का मतलब ये हुआ कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होगा वो इस वाले क्षेत्र से उठेगा, इस जगह से। अब ये मानसून जैसे ही उठता है यहां से, कौन सा मानसून बोलिए साथ में, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही उठता है, इस मानसून की उठने के बाद दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा इसकी मूव करती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, फिर से सुन लें, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ मूव करती है,
और आप लोगों ने अगर भारत का मैप देखा है या नहीं भी देखा है तो आप भारत का मैप देखिएगा कि इस जगह पर आपको भारत का एक राज्य मिलेगा और वो है अंडमान निकोबार। फिर से जैसे ही ITCZ नॉर्थ में तुरंत से इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगी और गर्मी बढ़ने के कारण ही मई के द्वितीय सप्ताह में, फिर से सुन लीजिए, मई के दूसरे सप्ताह में यहां से गतिशील हो जाता है कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि आपको पता है कि अरब सागर का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है और दक्षिण पश्चिम से जो भी पवनें उठेंगी वो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाएंगी। तो यहां से उठने के बाद ये मानसून दो भागों में विभाजित हो गया और दो भागों में से हम इसकी पहली इस शाखा को समझ लेते हैं जो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है या फिर अंडमान निकोबार में पहुंचती है। तो ये शाखा जो बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार में पहुंची है, फिर से सुन ले, सेकेंड वीक ऑफ द मई ये मूव करना स्टार्ट होता है मानसून और 15 मई को, ये फिक्स डेट है जो आपको याद रखनी है, 15 मई को मानसून बारिश कर देता है भारत के किस राज्य में? अंडमान निकोबार में। तो मानसून से जो पहली बारिश होती है भारत में उसे ब्रस्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है, अर्थात कि मानसून का फटना या मानसून का फूटना। फिर से सुन लीजिए, मानसून से भारत में होने वाली पहली बारिश को मानसून का फूटना कहा जाता है और जो कि 15 मई को होती है भारत के किस राज्य में? अंडमान निकोबार में। फिर से क्लियर करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून मई के दूसरे सप्ताह में उठना प्रारंभ करता है और उसके बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा अंडमान निकोबार की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, और अंडमान निकोबार में बारिश करती है 15 मई को, जिसको मानसून का फूटना कहा जाता है। इसके बाद ये मानसून बंगाल की खाड़ी से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही ये इस वाले क्षेत्र में पहुंचता है, आप सब लोगों ने भारत का मैप देखा होगा कि इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद यहां वाला जो एरिया है वो कुछ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ी मेघालय की पहाड़ियां हैं। फिर से सुन लीजिए, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो ये मानसून है पहले अरब सागर में जलवाष्प ग्रहण करता है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण करता है, मतलब कि पानी लेता है, और इसके बाद ये पहुंच जाता है मेघालय में। मेघालय में पहुंचने पर इसको 3 पहाड़ियां यहां पर मिलती हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। एक तो गारो पहाड़ी है, एक खासी पहाड़ी है और एक जैंतिया पहाड़ी है। इन 3 पहाड़ियों से मानसून टकराता है और ये तीनों की तीनों पहाड़ियां आती हैं मेघालय में। तीनों की तीनों पहाड़ियां मेघालय में हैं और मेघालय में मानसून के टकराने के कारण मेघालय का, यहां स्पेस कम है मैं यहां लिख देता हूं, मेघालय की एक जगह है मासिनराम। मासिनराम में भारत की सबसे अधिक बारिश करता है मानसून का ये वाला भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर के मूव करता है। फिर से सुन लें, बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर ऊपर की तरफ मानसून बढ़ता है, मेघालय की 3 पहाड़ियां गारो, खासी और जैंतिया से टकराता है और टकराने के बाद के मेघालय राज्य के मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक बारिश करता है जो लगभग 1000 सेंटीमीटर के लगभग है। इसके बाद ये मानसून यहां से इन पहाड़ियों से टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज कर लेता है और ये उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ आ जाता है। अब देखो, आपने ये देखा था कि यहां पर बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प मिला इसको, लेकिन अब यहां से यहां तक तो कहीं समुद्र मिलेगा नहीं, यहां से यहां तक तो कहीं बारिश मिलेगी, वो मिलेगा नहीं पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये मानसून बारिश करते करते यहां तक बढ़ता है और ये राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते ही समाप्त हो जाता है। फिर से सुन लें, जब ये मानसून बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है, मेघालय पहुंचता है, पहाड़ियों से टकरा करके पानी को बारिश के रूप में गिरा देता है और इन पहाड़ियों से टकराने के बाद इस मानसून की दिशा परिवर्तित हो जाती है और वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उत्तर भारत के आगे राजस्थान तक ये पहुंचता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे ये मानसून समाप्त हो चुका होता है। लेकिन उससे पहले मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक बारिश कर चुका होता है दक्षिण पश्चिम मानसून।
अब इसकी जो दूसरी शाखा है, मैंने ये कहा था कि ये शाखा दो भागों में बटी होती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ जाती है, एक भारत की मुख्य भूमि की तरफ जाती है। ध्यान दीजिएगा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेनलैंड ऑफ इंडिया। कभी भी अगर ये पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि पर बारिश कब होती है, क्योंकि अंडमान निकोबार है तो भारत का हिस्सा, लेकिन मेनलैंड से भारत की से थोड़ा सा अलग है, समुद्र में है, इसलिए मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग इसको रखा जाता है। जब वो बात करेगा कि भारत की मुख्य भूमि पर बारिश बताइए, तो मुख्य भूमि पर बारिश 1 जून को केरल राज्य में होगी। फिर से सुन लीजिए, भारत की मुख्य भूमि पर बारिश 1 जून को केरल में होगी, और वो मानसून शाखा होगी किसकी? दक्षिण पश्चिम मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा 1 जून को केरल में बारिश करती है, और यहां से ये वाला जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण भारत के बिल्कुल अंत तक का जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, और पश्चिमी घाट पर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो कि दक्षिण से लेकर के उत्तर दिशा की तरफ बढ़ी हुई हैं, लेकिन जैसे ही हम दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ इन पहाड़ियों को देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि इनकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती चली गई है। उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं, दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ इन पहाड़ियों की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती चली गई है। तो केरल में इस जगह पर जो पहली पहाड़ी या पहली चोटी यहां पर मिलती है वो है अनाई। फिर से सुनेंगे, पहली जो पर्वत चोटी मिलती है वो है अनाईमुड़ी। इसके बाद दूसरी जो पर्वत चोटी मिलेगी वो भी केरल में ही है, वो देदो बेटा कहलाती है। इसके बाद कर्नाटक में एक पहाड़ी मिलती है जो कहलाती है कुद्रेमुख। फिर से सुन लीजिए, कर्नाटक की पहाड़ी कुद्रेमुख कहलाती है। इसके ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र में एक पर्वत मिलता है हमको, महाबलेश्वर। कौन सा पर्वत है? महाबलेश्वर। ये जो शाखा थी मानसून की, ये केरल में बारिश करते हुए इन पहाड़ियों से टकराते हुए ये ऊपर की तरफ बारिश करना शुरू करती है। इन पहाड़ियों से होते हुए करके ये स्टार्ट कर देती है। अब यहां वाला जो क्षेत्र है, इस जगह पर आपने सुना होगा कि सतपुड़ा पर्वत है मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा पर्वत का इस जगह पर है अमरकंटक का पठार। फिर से क्लियर करें, सतपुड़ा पर्वत पर यहां अमरकंटक का पठार है। तो अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और सोन नदी का उद्गम हुआ है। तो जो अमरकंटक है, इस अमरकंटक पर नर्मदा नदी की घाटी और सोन नदी की घाटी से जो हवाएं उठ करके आती हैं वो इस मानसून से टकराती हैं और बारिश को तीव्र कर देती है। तो इसकी दूसरी शाखा से इन क्षेत्रों में बारिश होते हुए ये मानसून ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही ये मानसून राजस्थान तक पहुंचता है, इस मानसून की शाखा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा प्रोसेस आखिर में स्टार्ट कहां से हुआ था? ITCZ से हुआ था। ITCZ का मतलब ये है कि ये जो मानसून था तब उठा था जब सूर्य कर्क रेखा पर आ गया था। कर्क रेखा पर आने का मतलब क्या? भारत के उत्तरी क्षेत्र में आ गया था। अब देखो, जो पूरा प्रोसेस चला है मानसून का, आप ये बताएं क्या ये एक दिन का है? एक दिन का तो नहीं है, इसमें कई सारे दिन लग जाते हैं, लगभग के कई महीने लग जाते हैं। ये जब महीने लग जाते हैं तो आप ये भी पता है क्या सूर्य यही रखा रहेगा? नहीं ना, ITCZ शिफ्ट होगा दक्षिण की तरफ, मकर रेखा की तरफ। तो यहां तक जैसे ही ये जलधारा इसकी पहुंचती है इस मानसून की, तब तक क्या होता है, सूर्य शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, या सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होना शुरू कर देती है, या ऐसे कह लीजिए कि ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और ITCZ की वजह से तो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये पूरा प्रोग्राम जो है यहाँ पर हुआ है, पूरा जो प्रोसेस हुआ है, पूरी प्रक्रिया जो हुई है मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की, ये इसी की वजह से तो हुई थी। अब क्या हुआ, सूर्य नीचे पहुंचने लग गया। अगर सूर्य नीचे पहुंचने लग गया तो गर्मी भी तो कम हो जाएगी। आपको पता है तापमान क्यों बढ़ा था? क्योंकि सूर्य ऊपर आया था। अब सूर्य को नीचे जाना होगा, क्योंकि पूरे साल तो गर्मी पड़ेगी नहीं उत्तर भारत में। मई जून जुलाई में गर्मी पड़नी होती है, उसके बाद गर्मी धीरे धीरे कम होगी। अगर गर्मी धीरे धीरे कम होगी तो तापमान धीरे धीरे कम होगा। अगर तापमान धीरे धीरे कम होगा, तापमान के कारण ही ये मानसून उठ रहा था।
और तापमान कम होता चला जाएगा तो मानसून का क्या होगा, मानसून लौटना शुरू कर देगा। तो जब मानसून लौटना शुरू करेगा तो राजस्थान के गुरु शिखर पहाड़ी पर, फिर से सुन ले, पूरे राजस्थान में तो बारिश नहीं होती लेकिन राजस्थान, यहां लिख देते हैं, राजस्थान की जो गुरु शिखर है अरावली पर्वत का, उस गुरु शिखर पर बारिश कर देता है ये मानसून, और उसके बाद ये लौटना शुरू कर देता है। इस तरीके से ये मानसून लौटता है, और लौटता हुआ जो मानसून होता है वो कहलाता है विड्रॉन ऑफ द मानसून, या मानसून का निवर्तन। फिर से सुन ले, लौटता हुआ मानसून क्या कहलाता है, मानसून का निवर्तन कहलाता है। तो ये लौटता हुआ मानसून फिर से देखो, यहां से लेकर के यहां तक वाला जो क्षेत्र है, मैंने ये कहा यहां पर बंगाल की खाड़ी से पानी ग्रहण करता था, ऊपर की तरफ बढ़कर के इन क्षेत्रों में पहुंच जाता था, यहां पानी है नहीं इसलिए मानसून खत्म हो गया। इधर से भी राजस्थान में आकर के खत्म हो गया था, और इधर से भी आकर के राजस्थान में खत्म हो गया था, क्योंकि मानसून लौटना। यही कारण है कि राजस्थान में, भारत में बारिश कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि मानसून वहां तक पहुंच नहीं पाता, न तो ये शाखा पहुंच पाती है न ही ये है, और तब तक मानसून लौटना शुरू कर देता है। जब मानसून लौटना शुरू कर देता है तो लौटते हुए मानसून को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। अब जैसे ही ये लौटता है तो आपने देखा, मैं इसको यहां तक लेकर के आ गया, फिर से आप देखिए कौन सा क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। अगर बंगाल की क्षेत्र है तो यहां पर इसको फिर से पानी मिल जाएगा, अगर पानी मिल जाएगा तो ये मानसून फिर से शुरू कर देगा। लेकिन उस समय ये मानसून उतना पावरफुल नहीं होता है कि ये फिर से पानी को उठाए और उत्तर भारत के ऊपर के क्षेत्रों में लेकर आ जाए, इसलिए ये मानसून यहां से पानी उठाता है बंगाल की खाड़ी से, और इस क्षेत्र में छोड़ देता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। यही कारण है कि यहां से सूर्य जब यहां तक पहुंचा था तब तक लगभग सर्दियों का समय आ जाता है, और इसी वजह से इस मानसून के जरिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सर्दियों में भी कई बार जबरदस्त बारिश देखने को मिलती है। आपने कुछ महीने या साल पहले देखा होगा कि केरल में एक जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी, वो भी बारिश का दिन, वो सर्दियों का दिन था। क्यों? क्योंकि मानसून लौटता हुआ जा रहा था, और लौटता हुआ जो मानसून था वो इस पूरे क्षेत्र में बारिश कर देता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में सर्दियों में बारिश हो जाती है। फिर से सुन लें, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा बारिश भारत में कहां हो रही थी, यहां लिख देते हैं, वो हो रही थी मासिनराम में। किस जगह पर? मासिनराम में। और बारिश का जो औसत था वो था लगभग 1080 सेंटीमीटर के लगभग, सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र। अब पता है राजस्थान वाला एरिया जो होगा वहां बारिश नहीं होगी, ऊपर जम्मू कश्मीर का एरिया होगा वहां नहीं होगी, तो सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र था लेह, जम्मू कश्मीर में होता है, और लेह था। तो सबसे कम बारिश लेह में होती है और सबसे अधिक बारिश मासिनराम में होती है। और भारत में जो बारिश का औसत है वो है लगभग 112 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर के बीच में। फिर से सुन लें, 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच में भारत में बारिश होती है। अब देखो, ये 2 मई से स्टार्ट हुआ और लगभग 15 सितंबर तक भारत में मानसून रहा। कब तक? 15 सितंबर। अब बहुत बार आपने ये देखा होगा कि जब फरवरी, मार्च, अप्रैल का टाइम होता है जो इस मानसून से अलग है, उसके बावजूद भी भारत में बारिश हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जब गेहूं की कटाई हो रही होती है, या आलू की खुदाई का काम चल रहा होता है, या फसल के कटाई का काम चल रहा होता है, तब आप ये देखते हैं कई बार कि बारिश हो जाती है। लेकिन आप यहां पर ये क्लियर कर लीजिए कि मानसून से जो बारिश होगी वो मई से लेकर के सितंबर तक के बीच में होगी। तो कोई ना कोई रीजन तो ऐसा जरूर रहता होगा जिसके कारण बारिश होती है भारत में, और उस टाइम पर होती है जो मानसून का टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए एक अलग टॉपिक से वीडियो तैयार की जाएगी जिसे थंडर स्टॉर्म बोला जाता है। इसके साथ आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी ये वाला क्षेत्र छूट गया, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, राजस्थान का कुछ क्षेत्र का, बारिश तो यहां भी होती है, लेकिन 90% तो पूरे क्षेत्र पर इस दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून। यहां पर लिख लीजिए आप, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हो रही थी।
इस वाले क्षेत्र में जो बारिश होती है वो विक्षोभ के द्वारा होती है, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। तो अगली वीडियो में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और भारत में ऐसे टाइम पर होने वाली बारिश जो मानसून के महीनों के अलावा अतिरिक्त बचा है उसमें होती है, उसके लिए एक वर्ड आपके सामने आएगा थंडर स्टॉर्म, उस पर बात की जाएगी, तब प्रॉपर तरीके से आपकी समझ में मानसून आएगा। अभी हमने जो मानसून डिस्कस किया है वो सिर्फ एक किया है, दक्षिण पश्चिम मानसून में आपने देखा होगा जैसे बारिश हो रही है, बारिश होने के साथ साथ आज बारिश हुई, 2 दिन बारिश नहीं हुई, फिर 4 दिन बारिश नहीं हुई, फिर बारिश आ गई, फिर 6 दिन बारिश नहीं हुई। तो मानसून के बीच में बारिश का कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए रुक जाना मानसून का विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून का विच्छेद कहलाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये पूरा प्रोसेस आप इसको 1-2 बार 3 बार देखिएगा, सही तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, फिर से इसको समझा दिया जाएगा। अभी आप बस इस पर ही काम करेंगे। थैंक यू।